वेलकम टू एग्रीकल्चर बाबा क्लासेस। दोस्तों, हमारे आज की इस वीडियो में IAS, IFS, JRF, SRF नेट एग्ज़ाम से रिलेटेड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को आपसे शेयर करूंगा। आप हमारे वेबसाइट www.agriculturebaba.com पर भी लॉगिन कर सकते हैं, जहां पर आपको एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई सब्जेक्टिव जानकारियां और खेती बाड़ी से जुड़ी हुई जानकारियां आपको मिल जाएंगी। खाद एवं उर्वरक, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। मिट्टी से पौधों के पोषक तत्वों का ह्रास कई प्रकार से होता है। बड़ी मात्रा में फसलें पोषक तत्वों का ग्रहण करती है। खरपतवार भी बड़ी मात्रा में भूमि से पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं। लीचिंग और मृदा क्षरण के द्वारा भी पोषक तत्वों की हानि होती है। वाष्पीकरण और डिनाइट्रिफिकेशन के द्वारा नाइट्रोजन की हानि होती है। मिट्टी पोषक तत्वों का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। जब मिट्टी में पोषक तत्वों की मात्रा फसल की आवश्यकता से कम होती है तो पोषक तत्वों की आपूर्ति खाद और उर्वरक से की जाती है। खादें, मैन्योर। खादें पौधे और जंतु अवशेष हैं जो पौधों को पोषक तत्व प्रदान करते हैं। इनके सड़ने के बाद पोषक तत्व निकलते हैं। खादों को अधिआयतनीय, बल्कि तथा सांद्रित कंसंट्रेटेड जैविक खादों के समूहों में बांटा जाता है। अधिआयतनीय जैविक खादें, बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर। अधिआयतनीय जैविक खादों में पोषक तत्वों की मात्रा कम होती है, अतः इसे अधिक आयतन या मात्रा में डालना पड़ता है। इनमें गोबर की खाद, देसी खाद, कंपोस्ट तथा हरी खाद मुख्य हैं। अधिआयतनीय जैविक खादों के प्रयोग के कई लाभ हैं। पहला है, इनसे सभी पादप पोषक तत्व, जिनमें लेस तत्व भी सम्मिलित हैं, पौधों को उपलब्ध हो जाता है। इनसे मृदा की भौतिक दशा जैसे जल ग्रहण क्षमता, भौतिक संरचना आदि में सुधार आता है। इनसे पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ जाती है। इनके विघटन से निकली कार्बन डाइऑक्साइड CO2 उर्वरक की भांति कार्य करती है। मृदा में जीवाणुओं का संतुलन परिवर्तित हो जाता है, जिससे निमैटोड और फफूंदी आदि का नियंत्रण होता है। गोबर की खाद, फार्म यार्ड मैन्योर FYM। यह खाद गोबर, मूत्र, बिछावन, बेकार के चारे और अन्य कचरों के मिश्रण से विघटित मिश्रण खाद है। भली भांति सड़ी खाद में 0.5% नाइट्रोजन, 0.2% फास्फोरस P2O5 तथा 0.5% पोटास K2O होता है। किसानों द्वारा खाद बनाने की प्रचलित विधि दोषपूर्ण है। इनमें मूत्र की हानि हो जाती, जिसमें 1% नाइट्रोजन तथा 1.535 पोटाश होता है। मूत्र में यूरिया के रूप में जो नाइट्रोजन होता है, वाष्पशीलन में वह निकल जाता है। भंडारण की दशा में भी पोषक तत्वों में लीचिंग तथा वाष्पशीलन द्वारा हानि होती है, किंतु इन हानियों को रोकना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। किंतु यदि उन्नत विधियों से कंपोस्ट बनाया जाए तो ये हानियाँ कम हो सकती हैं। इसमें 6 मीटर से 7.5 मीटर लंबे, 1.5 से 2.0 मीटर चौड़े तथा 1 मीटर गहरे गड्ढे बनाए जाते हैं। उपलब्ध बिछावन, कूड़ा करकट आदि मिट्टी में मिलाकर छप्पर से ढके हुए स्थान पर डाल दिए जाते हैं, जिससे जानवर बांधने पर इनमें मूत्र सोख लिया जाता है। दूसरी सुबह इसे इकट्ठा करके गड्ढे में 60 सेंटीमीटर तक जमीन से ऊपर जमा हो जाता है, तो इसे तिकोने मेहराब के आकार में करके मिट्टी से लीप दिया जाता है। इसके लिए गोबर का घोल भी इस्तेमाल किया जाता है। जब एक गड्ढा पूरी तरह भर जाए तो दूसरा गड्ढा बनाया जाता है। 4 या 5 महीने में खाद तैयार हो जाती है। यदि बिछावन विधि से मूत्र संग्रहण नहीं हो पाता है तो पक्की फर्श बनाकर जानवर बांधे जाएं और एक पक्के गड्ढे में मूत्र को धोकर संग्रहित किया जा सकता है, जिसको खाद के गड्ढे से जोड़ा जा सकता है। प्रिजर्वेटिव के रूप में रसायनों का प्रयोग करके खाद को समृद्ध किया जा सकता है। आमतौर पर इसके लिए जिप्सम और सुपर फास्फेट का इस्तेमाल होता है। गौशाला में जिप्सम फर्श पर फैला दिया जाता है, जो मूत्र शोषित कर लेता है और मूत्र का वाष्पशीलन रुक जाता है। इसके साथ जिप्सम से कैल्शियम और गंधक भी प्राप्त होता है। इसी प्रकार का कार्य सुपर फास्फेट भी करता है और इससे फास्फोरस तथा गंधक प्राप्त होता है। आंशिक रूप से सड़ी हुई खाद को फसल बोने से 1 माह पूर्व ही खेत में डाल देना चाहिए।
यह खाद 10 से 20 टन प्रति हेक्टेयर डाली जाती है, लेकिन चारे, घासें तथा सब्जियों की फसल 20 से 20 टन प्रति हेक्टेयर से अधिक मात्रा का भी प्रयोग किया जाता है। ऐसी दशा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण इमोबिलाइजेशन से बचने के लिए 15 दिन पहले खेत में FYM फार्म यार्ड मैन्योर डालना चाहिए। आजकल की प्रचलित पद्धति जिसमें खाद को छोटे छोटे ढेरों में खेत में जमा कर दिया जाता है और काफ़ी दिनों तक ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, उसमें पोषक तत्वों की हानि बहुत होती है। इन्हें तुरंत फैलाकर जुताई करके मिट्टी में मिला देना चाहिए। मिला देने से हानि बहुत कम हो जाती है। सब्जियों की फसलों में जैसे आलू, टमाटर, शकरकंद, गाजर, चुकंदर, मूली, प्याज आदि में गोबर की खाद के अच्छे परिणाम मिलते हैं। अन्य फसलें जिनमें अच्छे परिणाम मिलते हैं वे हैं गन्ना, धान, नेपियर घास, संतरा, केला, आम और नारियल हैं। गोबर की खाद में उपस्थित पूरे पोषक तत्वों की मात्रा तत्काल उपलब्ध नहीं होती। पहली फसल में इसका 30% नाइट्रोजन, 60 से 70% फास्फोरस तथा 70% पोटास उपलब्ध होता है। कंपोस्ट कूड़े करकट के सड़े हुए कार्बनिक पदार्थ को कंपोस्ट कहते हैं। यदि इसे खेती के बेकार पदार्थों, फार्म वेस्ट जैसे गन्ने की पत्तियां, धान की पुआल, खरपतवार तथा अन्य पौधों से बनाया जाता है तो इसे प्रक्षेत्र कंपोस्ट, फार्म कंपोस्ट कहते हैं। प्रक्षेत्र कंपोस्ट में औसत पोषक तत्वों की मात्रा नाइट्रोजन 0.5%, कंपोस्ट 0.15% और पोटेशियम 0.5% होती है। इसके पोषक तत्वों की मात्रा को सुपर फास्फेट या रॉक फॉरेस्ट 10 से 15 किलोग्राम प्रति टन डालकर बढ़ाया जा सकता है। इसे प्रारंभ में ही गड्ढे में डाल देना चाहिए। शहरी कूड़ों जैसे विष्ठा, बुहारन और कचरे, स्ट्रेट स्वीपिंग्स, कूड़ेदान का कूड़ा आदि से बने कंपोस्ट को शहरी कंपोस्ट, टाउन कंपोस्ट कहते हैं। इसमें 1.4% नाइट्रोजन, 1% फास्फोरस और 1.4% पोटेशियम होता है। प्रक्षेत्र अथवा फार्म कंपोस्ट बनाने के लिए खेती के बेकार पदार्थों को उचित आकार की नालियों, ड्रेनेज, जिनकी लंबाई 4.5 से 5 मीटर, चौड़ाई 2 मीटर तथा गहराई 1 मीटर से 2 मीटर की होती है, उनमें तह के बाद तह लगाकर डाल दिया जाता है। प्रत्येक तह को पानी अथवा गोबर की घोल से अच्छी तरह तर कर दिया जाता है। नालियों को जमीन से 0.5 मीटर की ऊंचाई तक भर दिया जाता है। खाद 5 या 6 महीने में तैयार हो जाती है। विष्ठा की खाद, नाइट सॉइल। यह खाद मानव विष्ठा से बनती है। इसमें दोनों पदार्थ ठोस एवं तरल सम्मिलित होते हैं। यह खाद पोषक तत्वों के लिहाज से फार्म की खाद से अधिक समृद्ध होती है। इसमें 5.5% नाइट्रोजन, 4.0% फास्फोरस तथा 2.0% पोटेशियम पाई जाती है। सीवेज और स्लज। सीवेज एंड शहरों में आधुनिक सफाई की विधि से मानव विष्ठा को पानी में घोलकर बहा दिया जाता है, जिसे सीवेज कहते हैं। इसके ठोस भाग को स्लज कहते हैं तथा तरल भाग को सीवेज पानी, सीवेज वाटर कहते हैं। फर्मेंटेशन तथा ऑक्सीडेशन के द्वारा इनके दुर्गंध को समाप्त कर दिया जाता है तथा इस क्रिया से बैक्टीरिया का संक्रमण भी कम हो जाता है। केंचुए की खाद, वर्मी कंपोस्ट। केंचुओं की सहायता से बनाई गई खाद को केंचुए की खाद, वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। केंचुओं की प्रजाति देशी अथवा अधिक सक्रिय विदेशी प्रजाति हो सकती है। केंचुए अधिक मात्रा में कार्बनिक पदार्थों का सेवन करते हैं और मिट्टी का काष्ठ उत्सर्जित करते हैं। इस प्रकार केंचुआ अपना शरीर के भार के बराबर कार्बनिक पदार्थ खाता है। केंचुए की काष्ठ में बहुत से एंजाइम होते हैं। यह पोषक तत्वों से भी बहुत समृद्ध होता है। साथ ही इसमें लाभप्रद बैक्टीरिया, माइकोराइजा होते हैं। वर्मी कंपोस्ट 2 मीटर गुणे 1 मीटर गुणे 5 मीटर के गड्ढे में छाया में बनाया जाता है। इसके लिए देशी तथा अधिक सक्रिय विदेशी केंचुओं की प्रजातियों का प्रयोग किया जाता है। तमाम बेकार पदार्थ जैसे गाय का गोबर, पादप अवशेष, खरपतवार आदि की तह लगाकर गड्ढों में डाल दिए जाते हैं। उन पर मिट्टी डाल दी जाती है। केंचुए प्रत्येक तह पर डाल दिए जाते हैं और पानी छिड़क दिया जाता है। 2 से 3 महीने में वर्मी कंपोस्ट तैयार हो जाती है।
इसके निम्नलिखित लाभ हैं। पहला, वर्मी कंपोस्ट में सभी तत्वों की पर्याप्त मात्रा होती है। इसमें 3% नाइट्रोजन, 1% फास्फोरस, 1.5% पोटाश होता है। दूसरा, स्वतंत्र रूप से रहने वाले तथा सहजीवी जीवाणुओं में इसमें बहुत अधिक पनपते हैं। इसके प्रयोग से जीवाणुओं की संख्या, नाइट्रोजन स्थिर करने वाले बैक्टीरिया तथा एक्टिनोमाइसिटीज की वृद्धि होती है। सहजीवी माइकोराइजा का जड़ों के साथ संबंध होता है। इसकी काष्ठ में वेसिकुलर, आर्बस्कुलर माइकोराइजा, वीएम के प्रोपेग्यूल्स की काफ़ी अधिक संख्या होती है, जहां ये 11 महीनों तक जीवित रहते हैं। जीवाणुओं की क्रियाशीलता में वृद्धि के कारण फास्फोरस तथा नाइट्रोजन की उपलब्धता बढ़ जाती है। तीसरा है, वर्मी कंपोस्ट में कई प्रकार के पादप वृद्धि बढ़ाने वाले पदार्थ, प्लांट ग्रोथ प्रोमेटर्स पाए जाते हैं। सामान्य कंपोस्ट से वर्मी कंपोस्ट के प्रयोग का अच्छा तथा शीघ्र परिणाम प्राप्त होता है। पांचवा है, केंचुओं की उपस्थिति से मिट्टी में वायु संचार बढ़ जाता है। हरी खाद, ग्रीन मैन्योर, हरे एवं बिना सड़े पादप पदार्थ को खाद के रूप में प्रयोग करने को हरी खाद, ग्रीन मैन्योर कहते हैं। यह दो प्रकार से बनाई जाती है। या तो हरी खाद वाली फसलों को उगाया जाता है, या हरी पत्तियां और पौधों की शाखाओं को एकत्रीकरण कर किया जाता है। यह संकलन बेकार जमीन, मेड़ या वनों से किया जाता है। दलहनी पौधों को खेत में बोना और उनके पर्याप्त वृद्धि होने के बाद की जुताई करके मिट्टी में मिला देना हरी खाद देना ग्रीन मैन्योरिंग कहलाता है। जो पौधे बोए जाते हैं उन्हें हरी खाद की फसलें कहा जाता है। सबसे महत्वपूर्ण फसलें शनई, ढैंचा, पेशारा, ग्वार तथा सिसबानिया रोस्टाटा होता है। सिसबानिया रोस्टाटा तने में गांठ बनाने वाला पश्चिमी अफ्रीका का पौधा है। यह एक लघु दिवसीय पौधा है और प्रकाश अवधि का संवेदी है। यह अगस्त से सितंबर में बोया जाता है, जब दिवस अवधि तथा वानस्पतिक वृद्धि की अवधि कम होती है। भाभा आणविक शोध केंद्र में विकसित इसका म्यूटेंट TSR1 प्रकाश अवधि के लिए संवेदी है और लवणीयता, जलमग्नता सहनशील है। अन्य प्रजातियों की अपेक्षा TSR1 की अच्छी वृद्धि होती है तथा नाइट्रोजन की प्राप्ति अधिक होती है। दो दाल वाली हरी खाद को फसलों के नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता फास्फेट उर्वरकों के प्रयोग द्वारा बढ़ाई जा सकती है। यह फास्फोरस अगली फसल के लिए हरी खाद के खनिजीकरण में सहायक होती है। खेत में हरी पत्तियां, नर्म शाखाएं, झाड़ियां तथा घास को अलग से एकत्रित करके डालने को हरी पत्ती से खाद बनाना ग्रीन लीफ मैन्योरिंग कहते हैं। वनों की हरी पत्तियां इसका मुख्य स्रोत हैं। बेकार भूमि में अथवा मेड़ों और खाइयों में उगे पौधों की पत्तियों का भी इसका एक स्रोत है। इसमें नीम, महुआ, जंगली नीम, ग्लाइसीडिया, कंजरी, मदार, एवाइड्स, सबुल और अन्य झाड़ियाँ मुख्य हैं। हरी खाद के प्रयोग के कई अन्य लाभ होते हैं। इसमें कार्बनिक पदार्थ तथा नाइट्रोजन मिट्टी को प्राप्त होती है। शहरी गहरी जड़ों वाली हरी खाद की फसल से नीचे के पोषक तत्व ऊपर आ जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड तथा कार्बनिक अम्लों के बनने के कारण पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ जाती है। भूमि की संरचना तथा जल धारण क्षमता बढ़ जाती है और मृदा क्षरण से बचाव होता है। जब खेत में फसल नहीं होती तो खरपतवार की हरी खाद के पौधों से वृद्धि रुक जाती है। क्षारीय मृदाओं का सुधार होता है और जड़ की गांठ और निमेटोड की आदि में नियंत्रण हो जाते हैं। भेड़ और बकरी की खाद, शिप एंड गोट मैन्योर, भेड़ और बकरी की बिट देसी खाद तथा कंपोस्ट की अपेक्षा अधिक पोषक तत्वों से संपन्न होती है। इनमें औसतन 3% नाइट्रोजन, 1% फास्फोरस, 2% पोटेशियम पाया जाता है। इन खादों को खेत में दो प्रकार से डाला जाता है। या तो इन्हें सड़ने के लिए गड्ढों में डाल दिया जाता है और सड़ने के बाद खेत में डाला जाता है। इस विधि में मूत्र के अंदर
पाए जाने वाले पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। दूसरी विधि में भेड़ बकरियों को खेत में बांध दिया जाता है और इनकी बिट मैग्नी तथा मूत्र खेत में पड़ते रहते हैं, जिन्हें मिट्टी में मिला दिया जाता है। दूसरी विधि पहली विधि से अच्छी मानी जाती है। चिड़ियों की खाद, पोल्ट्री मैन्योर। चिड़ियों की बिट बहुत ही जल्दी सड़ती है। यदि इसे खुला छोड़ दिया जाए तो केवल 30 दिन में 50% पोषक तत्वों की हानि होती है। किसी भी अधिक आयतनीय बल्कि खाद से इनमें पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होती है। इनमें औसतन 3.03% नाइट्रोजन, 2.63% फास्फोरस तथा 1.4% पोटेशियम पाया जाता है। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो आपको पहले मिल सके।